गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब सभी को पता है, डिस्केंट विद मॉडिफिकेशन, यानी धीरे धीरे जैसे बंदर से हम बने, पोरीफेरा से लेके मैमल्स बने, एल्गी से लेके एंजियोस्पर्म बने, ये सारे सारे क्या हैं, इवोल्यूशन में आते हैं। तो इवोल्यूशन के अंदर एनसीईआरटी में तो बहुत कम दिया हुआ, तो थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो सबसे पहले क्या है भाई, लाइफ। Life is an inherent capacity that an organism process to maintain and reproduce itself। यानी एक मेन प्रॉपर्टी है किसी भी लिविंग की, ठीक है ना, रिप्रोडक्शन करना और अपने जैसे यंग वन से प्रोड्यूस करना, ठीक है ना, विच इन फॉर्म ऑफ लाइफ। दूसरा क्या है इसके अंदर, सबसे पहले हम बात करते हैं बिग बैंग थ्योरी की। कहानी के रूप में सुनो, एक नेबुला हुआ करता, यानी कोई भी ये क्लाउड की फॉर्म में, उसमें एक विस्फोट हुआ था, ठीक है, और उस विस्फोट मानते 15 बिलियंस ईयर्स एगो पहले तो एक्सप्लोजन हुआ था, जिसकी वजह से, क्योंकि उस टाइम को रेजिस्टेंस वहाँ पे फोर्स तो थी नहीं, तो सोलर सिस्टम डेवलप हो गया, बीच में सन हो गया, चारों तरफ जो पार्ट टूटे वो उसके तरफ घूमने लग गए, ठीक ना, और जो घूमने लग गए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, आज उनको हम क्या कहते हैं, प्लेनेट बोलते हैं। दूसरा बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं इसको, ये एबी लेमिट्री ने 1931 के अंदर दी थी। बिग बैंग की जो घटना होती है वो 15 बिलियंस ईयर्स एगो पहले मानते हैं हम। दूसरा एडविन पी हब्बल ने 1925 के अंदर बताया भाई मिलियंस ऑफ गैलेक्सी हैं, तो हमने सोलर सिस्टम बता दिया, मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, ठीक है ना, और एक गैलेक्सी जिसमें हमें तो उसको आकाशगंगा बोलते हैं, मिल्की वे बोलते हैं, और उसके अंदर एक छोटा सा सिस्टम है सोलर सिस्टम, ठीक है। तो और उसके ऊपर एक है प्लेनेट अर्थ, और अर्थ पे भी लाइफ पॉसिबल है फिलहाल, जितना हमारे को नॉलेज है अभी तक, ठीक है। दूसरा क्या होता है, जो नेबुला हाइपोथेसिस होता है, ये क्या क्या था भाई, ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम नेबुलर हाइपोथेसिस वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय कैंट 1755 के अंदर। तो जो सोलर नेबुला था, इसमें जब विस्फोट हुआ तो इससे सोलर सिस्टम डेवलप हो गया, और जो ये कहते हैं सन बीच में हो गया, सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया, यानी मेन सोर्स ऑफ एनर्जी अर्थ के ऊपर क्या है, ठीक है ना, सारी सारी सोलर लाइट है, यानी सन ही है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। दूसरा ये कि ये याद कर लो, सीधी सी बात है, सबसे जो नज़दीक ग्रह है जिसको हम क्या कहते हैं, मरकरी बोलते हैं, इसको बुध बोलते हैं, है ना। तो बुध फिर एक दिन छोड़ दो, वीरवार छोड़ दिया, फिर आता शुक्र, फिर एक दिन छोड़ दो शनि, फिर आ गया रविवार, रविवार को हम पृथ्वी मान लेते हैं चलो, फिर सोमवार छोड़ दो, फिर आ जाएगा मंगल ग्रह, फिर बुध छोड़ दो, फिर आ जाएगा बृहस्पति, है ना, फिर शुक्र छोड़ दो, फिर आ जाएगा शनि, फिर यूरेनस नेपच्यून और प्लूटो को तो आजकल गिनते नहीं, पहले 10 को माना करते, पर बहुत छोटा साइज और गैसियस है वो, इसलिए प्लूटो को सिस्टम से निकाल दिया। अब केवल और केवल हमारे कितने बन गए भाई, जो 9 प्लेनेट थे, एक सन था, टोटल 10 माने गए थे ये, ठीक है, सोलर सिस्टम में। तो उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 रह गया, अभी प्लूटो को निकाल दिया, ठीक है ना, और एक सन हो गया, टोटल 9 मान लो इस परिवार के अंदर, सोलर जो फैमिली होती है इसके अंदर। जो पहले हैं बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल, जिसको हम कहते हैं मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। पहले जो 4 होते हैं ना, ये होते हैं भाई इनर, क्या होते हैं ये, इनर प्लेनेट, और बाकी के जो 4 बच गए वो हो गए आउटर प्लेनेट। और इनर और आउटर के बीच में, मंगल और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट होती है, जो छोटे छोटे टुकड़े थे जो अपने आप को प्लेनेट नहीं बना पाए, इनको हम कहते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट। और आपको मैं बताता हूं, आज से पहले पृथ्वी के ऊपर जो रिसर्च हुई है कि 5 बार मास एक्सटेंशन हो चुका है पृथ्वी के ऊपर, अब कभी ना कभी छठा होगा जब जाके पॉपुलेशन कंट्रोल होगी। यानी पहले जैसे बात करते हैं, ठीक है ना, ट्राइसिक पीरियड में डायनासोर बने, जोरासिक में क्या हो गया, वो डोमिनेंट होगी, इतनी ज़्यादा फैल गए, बहुत ज़्यादा। और क्रिटेशियस में एक एस्ट्रॉइड आके, उल्का पिंड आके, एक ऐसा जो चट्टान बहुत बड़ी आके पृथ्वी पे गिर गई, जिसकी वजह से 1.5-2 महीने तक तो पूरी पृथ्वी के ऊपर से, मतलब ये क्या क्या चलते हैं, धूल ही नहीं गई, डस्ट इतनी ज़्यादा होगी कि सफोकेशन से सारे जीव मर गए, और जो इतना रेत इकट्ठा हो गया ऊपर, मिट्टी इकट्ठी होगी, जब वो नीचे बैठी
तो तकरीबन जितने भी डायनासोर्स वगैरह हैं, जो भी उस टाइम जीव थे, वो ज़मीन के नीचे दफन हो गए। जो हम हाइड्रोकार्बन में चेंज हो गया, आज हम पेट्रोल निकालते हैं ना ज़मीन से, वो सारा वहीं से निकला हुआ है। तो उसको हम कहते हैं मास एक्सटेंशन, ठीक है ना। और ये बाहर से जब एस्ट्रॉइड वगैरह आती हैं, ठीक है ना, उसी की वजह से ही होता है, नहीं तो बाकी चीज को तो हम कंट्रोल कर लें। याद करने के लिए आप यह भी ऐसे भी तो माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, यानी मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं इसको। इनर प्लेनेट में कौन कौन से आगे भाई, यानी जिनकी रोक की सरफेस हो, यानी क्या क्या बोलेंगे, मरकरी, विनस, अर्थ और मार्स। और आउटर में क्या है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है ना। ये याद कर लो, बड़ा अच्छा लगता है ये चैप्टर पढ़ना यूनिवर्स के बारे में। अब आते हैं अर्थ के अंदर एक सैटेलाइट होता है, नेचुरल सैटेलाइट। देखो एक तो होता है सैटेलाइट जो प्लेनेट के चारों तरफ चक्कर लगाए, जैसे हमने छोड़ रखे हैं। आज जो आजकल जितने भी हम सैटेलाइट छोड़ते हैं, पोलर व्हीकल सैटेलाइट, जो PSLV से जितने भी हम 100 सैटेलाइट करके छोड़ देते हैं, कोई एग्रीकल्चर के बारे में बताता है, कोई मौसम के बारे में बताता है, कोई हमारे ऊपर आसमानी को खतरा उसके बारे में बताता है, कोई हमारा जितना भी सिग्नल आते हैं उसको कन्वे करता है। तो वो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जो नेचुरली, जो अपने आप नेचुरली प्रेजेंट है, उसका नाम होता है नेचुरल सैटेलाइट। अर्थ का एक है, चंद्रमा जी को मून कहते हैं, ठीक है ना। जो होते मार्स है, मंगल ग्रह के 2 होते हैं, जुपिटर के 67, सैटर्न के 53, यूरेनस के 27, नेपच्यून के 13। मरकरी और विनस के अंदर कोई भी, मतलब इनका जो मरकरी और विनस है, कोई भी सैटेलाइट यानी का अपना मून नहीं होता। हम तो सूर्य के चारों तरफ, मतलब पृथ्वी तो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, और पृथ्वी के चारों तरफ मून चक्कर लगाता है, नेचुरल सैटेलाइट लगाते हैं। कौन से ग्रह कितने हैं आप आराम से याद कर सकते हो। पृथ्वी का 1 है, मंगल के 2 हैं, बृहस्पति के 67 है, सैटर्न के 53, यूरेनस के 27, नेपच्यून के 13, और मरकरी और विनस का कोई भी सैटेलाइट नहीं होता। एस्ट्रॉइड किस किस के बीच में होते हैं भाई, मंगल और जुपिटर के बीच में होते हैं, ठीक है। और कोमेट क्या होते हैं भाई, कई बार ये जो एस्ट्रॉइड होते हैं ना, ये टूट के जो चट्टान बची हुई हैं, वो अर्थ के एनवायरनमेंट में आ जाती हैं और वो बर्न करने लग जाती हैं, ठीक है ना। और जब वो बर्न होती है ना, तो एक लाइट सी दिखाई देती है जब वो इसी स्पीड से गिरती है, ठीक है ना। तो एक होता है मिटरोर्स। मिटरोर का मतलब होता है ये अर्थ के ऊपर गिरते नहीं है, आते हैं और जल जाते हैं। आपको टूटता हुआ तारा नजर आता है, जैसे तारा टूट के आ रहा है, वो तारा नहीं टूट के आ रहा। सूर्य सबसे नजदीक तारा पृथ्वी क्या है, सूर्य है, कितना ज्यादा बड़ा है पृथ्वी से, तो वो नहीं आएगा टूट के। जब कोई चट्टान ऊपर से आती है, अर्थ के जो ग्रेविटेशन फील्ड में आती है ना, वो तो वो बर्न करने लग जाती है। अब वो छोटी होती है तो वो जल के बिल्कुल धुआं दिखाई देता है आपको, बस लाइट खत्म होगी। वो तो होता है मिटरोर्स। और जो इतनी बड़ी होती है वो जल भी जाती हैं, फिर भी पूरी तरह जल नहीं पाती, ठीक है ना। कुछ हिस्सा उनका समुद्र में, महासागर में या पृथ्वी पे गिर जाता है, इसका नाम होता है मिटराइट्स। और जो मेटराइट्स गिरी थी तभी डायनासोर मरे थे सारे के सारे, ठीक है। ये फॉल ऑन द अर्थ सरफेस, क्योंकि ज़्यादा बड़े होते हैं, पूरी तरह बर्न नहीं हो पाते। और इसकी स्टडी जो यूनिवर्स की हम स्टडी करते हैं, इसको बोलते हैं कॉस्मोलॉजी, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको हमें, कॉस्मोलॉजी। दूसरा, अर्थ का जब स्ट्रक्चर देखते हैं तो ऊपर वाला तो होता है क्रस्ट, बीच वाला मेंटल और कोर। कोर में भी एक आउटर कोर होता है, दूसरे वाला होता है इनर कोर। जो आउटर कोर, ठीक है ना, सेमी सॉलिड होता है, और इनर कोर जो होता है वो पूरा सॉलिड होता है। हम केवल 12 किलोमीटर तक ही रसिया के अंदर एक छेद किया था हमने, हम आर पार निकालने की सोचते थे कि आर पार एक छेद कर लेते हैं, केवल 12 किलोमीटर तक हम छेद कर पाए आज तक। उससे पहले हम छेद, उससे ज़्यादा छेद हम नहीं कर पाए, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है भाई, अब इसके ऊपर एटमोस्फियर गैसेस भरी होती हैं, लाइथोस्फीयर सॉलिड, और बाकी पे पानी भरा हुआ था अर्थ के ऊपर, उसका नाम होता है हाइड्रोस्फीयर। 71% पोर्शन जो अर्थ का होता है वो तो ओशियन का ही होता है। नेक्स्ट एक आती है एंशिएंट थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। वैसे इंटरेस्टेड है, एनसीईआरटी में बहुत ही कम दिया हुआ है इनके बारे में। देखिए लाइफ कैसे बनी, स्पेशल क्रिएशन, ये कैसी थ्योरी है, ये कहता है गॉड ने बनाया है, एक मतलब सुपरनेचुरल पावर है, ठीक है ना। जैसे फादर सूरज ने बताया था भाई, जो फर्स्ट जो बाइबल में लिखा हुआ है, पहला जो आदमी था उसका नाम एडम था, और जो पहली वुमेन थी वो ईव थी, और उन्होंने भगवान ने उनको बनाया, और उन्होंने पूरी अपना रिप्रोडक्शन किया और जनरेशन आगे पहुँचते गई। अब इसे सारे हम
मतलब जो बाइबल के अकॉर्डिंग एडम्स और ईव जो हैं हमारे जो गॉड और गॉडेस हैं उनकी औलाद हैं, बाइबल ये मानती है। इंडियन जो होता है मिथोलॉजी उसमें कहता है पहला जो आदमी था वो मन्नू था, ठीक है ना, और जो फर्स्ट वुमेन थी वो शारदा थी, और ब्रह्मा ने हमारे को बनाया है, ब्रह्मा भगवान जी ने, ठीक है ना। और जो क्या क्या नाम है विष्णु जो होते हैं वो हमारी क्या कहते हैं खाना देते हैं हमारे को, पालनहार हैं हमारे, ठीक है ना। और डिस्ट्रॉयर कौन है? शिव। तो वो ट्रिनिटी में विश्वास करते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश में, ठीक है ना। और जो मुस्लिम वगैरह होते हैं वो अल्लाह को मानते हैं भी इन्होंने पैगंबर मोहम्मद जी ने पूरी सृष्टि को बनाया। तो अलग अलग धर्म के मानते हैं, सुपरनेचुरल पावर को मानते हैं, आज भी मानते हैं, पर प्रूफ नहीं है तो इसे नॉट एक्सेप्टेड। थ्योरी तो नहीं मानते पर लोगों की मानता है। दूसरा होता है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। ये बड़ी ज़बरदस्त थ्योरी है भाई, इसमें तो आपको मज़ा आ जाएगा सुन के। ये है ए बायोजेनेसिस, लाइफ जो ना नॉन लिविंग से बनी है। बहुत अच्छी बात है भाई, पॉइंट भी तो बताएंगे ना फ्योर में। इन्होंने बताया भाई एक ये जो है जो एंशियंट इजिप्ट के अंदर मान्यता थी कि मड ऑफ नील रिवर, जो नील नदी का जो मिट्टी थी ना, ठीक है ना, उसको आप रख दो एक जगह तो उसमें से मेंढक, टोड, स्नेक्स, माइस और इवन क्रोकोडाइल भी बन जाते हैं। तो लोगों ने बड़ी हैरानी हुई भाई। फिर साइंटिस्टों ने बाद में बताया मिट्टी रख दी होगी उसमें होता है उसके जो हैं एग वगैरह प्रेजेंट हो, डेवलप जो होते हैं फर्टिलाइज्ड एग, उससे मेंढक बन गया हो, सांप के अंडे आ गए होंगे उस पानी में, ठीक है ना। तो हो सकता है क्योंकि सांप जो रेप्टाइल्स होते हैं गिल्ली मिट्टी में अंडे देते हैं, उससे स्नेक बन गया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है दूसरा बताया भाई वोन हेलमुट ने तो एक बात कही भाई, ह्यूमन स्वेट जो आदमी का पसीना होता है ना उसमें व्हीट ग्रेन भिगो के रख दिया हमने है, और उसमें उन्होंने उसको क्या किया डर्टी शर्ट में रख दिया, जो गंदी शर्ट हो गई थी, तो उसमें आपको चूया मिली भाई। अरे ये हो सकता है भाई आपने उसने कपड़े रखा होगा तो जो गेहूं है वो भिगो कर रख रखा, चूया ने देखा भाई गेहूं है वहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि वो कुतरने वाले होते हैं, रोडेंट एनिमल्स होते हैं, मैमल्स में आते हैं, तो कुतरने वो पहुंच गया, जब उसने चेक किया तो चूया मिल गई उसमें, ठीक है ना। तीसरा उसने क्या किया ऐसे ही बताया भाई घोड़े की जो टेल होती है ना उसका एक हेयर ले लो, उसको भिगो के मतलब पानी में और रख दो, तो वो आप देखोगे कुछ समय बाद गोडिस नाम का कीड़ा बन जाएगा। अरे हो सकता है उसके अंदर कीड़े का स्पोर प्रेजेंट हो, उससे वो डेवलप हो गया हो। तो ये तो चीज़ें ना ये मानते हैं भाई नॉन लिविंग से लिविंग बने हैं। इसी तरह कुछ आपने मान लीजिए कोई चीज़ रख दी उससे उसमें कॉकरोच मिल गया आपको, तो ये थोड़ी इन चीज़ों को मानती है, पर इसका कोई साइंटिफिक बेस नहीं था, ठीक है ना, इसलिए डिस्कार्डेड, ठीक है। फिर थ्योरी आई भाई एविडेंस अगेंस्ट द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। जो इसके अगेंस्ट क्या क्या पॉइंट थे इन्होंने देखो क्या क्या है। सबसे पहले बताता हूँ मॉस्किटो के लार्वा का नाम होता है बेटा रेगुलर लार्वा, और हाउस फ्लाई के लार्वा का नाम होता है मैगोट लार्वा, याद कर लो भाई। ये मैगोट लार्वा होता है जैसे कोई खाना रख दिया आपने, ठीक है ना, या कोई भी सड़ा हुआ खाना हो गया वहाँ पे मक्खी बैठती है, फिर दूसरे खाने के ऊपर बैठ जाएगी, उसको पोल्यूटेड कर देगी, फिर आप खाओगे तो उससे इन्फेक्शन हो जाएगा, आपको डायरिया हो जाएगा। तो मॉस्किटो का लार्वा पानी में होता है, रेगुलर लार्वा बोलते हैं उसको। तो रेड्डी एक्सपेरिमेंट ने क्या किया भाई 3 जार लिए, उन्होंने क्या किया तीनों में मीट रख दिया, एक को तो उसने क्या किया ओपन छोड़ दिया, दूसरे को जाली से ढक दिया, तीसरे को वैसे पूरा टाइट ढक दिया। तो आपने देखा जो टाइट ढका था उसमें तो पहुंचे नहीं, थोड़ी बहुत स्मेल आ गई तो पहुंच गए वापस चले गए। इसमें जाली में ऊपर से देख पाती है मक्खी अंदर नहीं जा पाती। इसमें मीट के अंदर जब ओपन था ना इसमें हमने देखा तो कुछ समय बाद लार्वा मिले, कुछ समय बाद क्या मिले हमारे को लार्वा मिले मक्खी के। क्यों? क्योंकि इस जो मीट रखा था इसमें से स्मेल गई, मक्खी उस स्मेल की तरफ आ गई और मक्खी यहाँ पे खाना खाने लगी, और ये जहाँ पे दिखाई दिया उसको इन्वायरमेंट अपना सूटेबल उसने यहाँ पे एग दे दिए, उससे मैगोट लार्वा बन गया। यानी एयर कंटेन्स द माइक्रोब्स, ठीक है ना, माइक्रोब्स ने फिर अपना लार्वा दिया, जो मक्खी वगैरह अट्रैक्ट किया और फिर यहाँ पे उसने लार्वा दिया अपना। दूसरा एक्सपेरिमेंट है सप्लेंजी एक्सपेरिमेंट। उसने क्या किया ईस्ट वगैरह घोल के यानी शुगर सॉल्यूशन ले लिया उसने, ब्रोथ बोलते हैं उसको, वेजिटेबल ब्रोथ बॉइल्ड विद सेवरल हावर्स। उसने क्या किया जैसे शुगर सॉल्यूशन ले लिया, ईस्ट ले लिया, उसने कुछ समय तक उसको उबाला। तो अब उसने क्या किया, या आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, इस पे भी घर पे भी कर सकते हैं। आपने क्या किया 4 बोतल ले ली, ठीक ना, कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले ली कोई बात नहीं। अब 4 बोतल का ढक्कन थोड़ा सा लूज कर दो, पूरे तरह खोलो मत, थोड़ा सा लूज कर दो और चारों को अपने घर में रख दो। आप देखोगे जिनका ढक्कन थोड़ा सा लूज है ना
उसके आसपास, ढक्कन के आसपास माइक्रोब्स की काले रंग की लेयर हो जाएगी जमा, और जिनका टाइट ढक्कन था उनके चारों तरफ कुछ नहीं हुआ। यानी उसके अंदर जो सॉल्यूशन था, ब्रोथ था, उसने उसकी स्मेल को पाके माइक्रोब्स वहां पे आ गए, क्योंकि उसमें शुगर सॉल्यूशन है, डिफरेंट कंपोनेंट है खाने के, तो माइक्रोब्स वहां पे इकट्ठे हो गए, अपना रिप्रोडक्शन करना शुरू कर दिया, इसलिए वो एरिया वहां से खराब हो गया, माइक्रोब्स लग गए उसके ऊपर। यानी एयर कंटेन्स द माइक्रोब्स, ये भी यही बात प्रूव कर रहा है। तीसरे में फिर क्या किया उसने, ये जो पास्चर एक्सपेरिमेंट है, लुईस पास्चर ने, उसने फ्लास्क लिया, इस फ्लास्क में ये एस शेप की ट्यूब ले ली, और इसमें जो ब्रोथ था यानी शुगर सॉल्यूशन वगैरह है, इसने यहाँ पे बॉइल्ड किया, बॉइल्ड करने के बाद वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, नेक के इस रीजन में इकट्ठा हो जाएगा ना। तो कुछ समय बाद हम देखेंगे यहाँ पे माइक्रोब्स की लेयर मिली, ऊपर नहीं मिली, जब हमने यहाँ से काटा तो यहाँ पे लेयर मिलने लगी। यानी बात वही है कि एयर कंटेन्स द माइक्रोब, एयर जहाँ पे जाएगी माइक्रोब्स को पता लग जाएगा, ठीक है ना। उनके अंदर भी अपनी एडेप्टेशन पावर होती है, जहाँ पे खाना मिलेगा वहाँ पे वो इकट्ठे हो जाएंगे, फ्लाइज वगैरह इकट्ठे हो जाएंगे वहाँ पे। यानी यही दिखा रखा है उन्होंने कि भाई एयर कंटेन्स द माइक्रो, व्हेन द ब्रोथ वर लेफ्ट एक्सपोज टू एयर वर सून इन्वेडेड बाई माइक्रोऑर्गेनिज्म, सेम इसमें किया, ठीक है ना। ये जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज एंड इम्यूनोलॉजी में भी बताया गया था ये, कि भाई इसी से बीमारियां फैलती हैं, इसलिए कहते हैं कोई भी चीज़ जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती हैं, अच्छी तरह बोतल को पहले साफ करो, ठीक ना, कोशिश करो ना ही पियो तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि माइक्रोब्स होने के इकट्ठे होते हैं, इसलिए कि इसके केमिकल डाले जाते हैं, प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं, ताकि ये अंदर से ख़राब जल्दी ना हो, क्योंकि जनवरी में बनाते हैं तो मैक्सिमम जून जुलाई तक जाके ख़त्म होती है ये, और क्या पता 1 साल पुरानी भी हो, तो माइक्रोब्स लेयर ज़्यादा होती हैं। तो माइक्रोब्स से बचाने के लिए इंडस्ट्रियल जो मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट साइंटिस्ट होते हैं वो क्या करेंगे, वो उसमें ज़्यादा प्रिजर्वेटिव डालेंगे, ज़्यादा हार्मफुल केमिकल डालेंगे, तो उतना ही नुकसान होता है हमारे को। एक होता है बस साइटोप्लाज्म प्लस सेल ऑर्गेनेल, दोनों को मिला के बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, और प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। तो अब आता है थ्योरी ऑफ पेनिस्पर्मिया, कॉस्मोलॉजी थ्योरी बोलते हैं, स्पोर थ्योरी। ये थ्योरी रिचर ने दी थी 1865 के अंदर। इसने बता भी कोई प्रोटोप्लाज्म होता है ना, वो स्पोर की फॉर्म में या किसी सीड की फॉर्म में दूसरी ग्रह से, दूसरे प्लेनेट से अपने अर्थ के ऊपर आया, उससे लाइफ बनी है। बात तो ठीक है, ये तो एलियन बॉडी होगी, एलियंस आ गए, पर अरे बाहर जाने के बाद अल्ट्रावायलेट लाइट है, यदि 16 से 23 किलोमीटर ऊपर चले जाएं हम, तो यहाँ पे ओजोन से मतलब ऑक्सीजन से, गैस से O2 से O3 बन जाती है, ओजोन बन जाती है, उसके बाद तो कोई सर्वाइव नहीं कर सकता, बाहर तो सर्वाइवल है ही नहीं इसके आगे। तो कोई भी जब प्रोटोप्लाज्म आएगा, माइक्रो बॉडी आएगी, तो वो मर जाएगी भाई साहब। हमारे जब जो है ओजोन लेयर से जैसे ही बाहर निकलेगी वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। तो यही बात होती है, स्पोर की फॉर्म में पॉसिबल नहीं है, इसलिए इस थ्योरी को भी क्या कर दिया भाई, डिस्कार्ड कर दिया। इसको पेनिस्पर्मिया थ्योरी भी बोलते हैं। अगेंस्ट क्या है, लिविंग मैटर कैन नॉट सर्वाइव द एक्सट्रीम कोल्ड, ड्राइनेस एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, इसलिए पॉसिबल नहीं है। थ्योरी ऑफ इटर्निटी ऑफ लाइफ, ये हमारे जैसा भाई प्रेयर ने दी थी 1880 के अंदर। इसने बताया भाई लाइफ तो सदा से ही अर्थ पे थी, सदा है, सदा रहेगी। हाँ ये हो सकता है बीच बीच में कोई महामारी आ जाए, पॉपुलेशन घट जाए, कोई उल्का पिंड टकरा जाए धरती से, फिर पॉपुलेशन खराब हो जाए, जैसे केटी बाउंड्री हुई थी, यानी 5th एक्सटेंशन हुआ था डायनासोर्स का, A to Z डायनासोर मर गए थे, आज उनके फॉसिल मिलते हैं हमारे को। तो जो बचेगा उससे नई जीव फिर स्टार्ट होगी। अब मान लीजिए किसी जंगल में आग लग गई, तो कौन सा प्लांट सबसे पहले उगेगा, टेरिडोफाइटा, क्योंकि उनका जो स्ट्रक्चर होता है ना, प्रोटोनिमा स्ट्रक्चर होता है, जमीन के नीचे होता है, जैसे फेवरेबल कंडीशन होगी वो उगेगा, यानी फर्न सबसे पहले उगेंगे, क्योंकि जमीन के नीचे ज़्यादा सेफ्टी होती है। अब जो आदमी जमीन के, जो जीव जमीन के नीचे रह रहा है, आग लग गई हो 2 महीने बाद निकलाएगा, आग ठंडी होने के बाद फिर अपना रिप्रोडक्शन करना शुरू कर देगा वो, क्योंकि ऊपर वाली सरफेस तो सारी जल जाएगी। थ्योरी ऑफ एटर्निटी ऑफ लाइफ, यानी लाइफ हमेशा एग्जिस्ट कर रही है पृथ्वी के ऊपर और आगे भी रहेगी। थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म, ये बहुत जबरदस्त थ्योरी है भाई। ये कहती है कि जो खाना बढ़ता है ना बेटा, वो तो बढ़ता है अर्थमेटिकली। खाना कैसे बढ़ता है, अर्थमेटिकली। जैसे खाना तो बढ़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 अर्थमेटिकली। पर जो पॉपुलेशन बढ़ता है ना, जो जनसंख्या बढ़ती है, वो 1 से 2 बनेगी, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 से 128। तो अब देखो, पहला तो एक आदमी का खाना एक आदमी खा रहा था, कंपटीशन था ही नहीं कोई। भाई आज ऑस्ट्रिच जो होता है वो फ्लाइटलेस बर्ड क्यों बन गया,
क्योंकि ऑस्ट्रिच जहां पे रहता उसके आसपास को उसको खाने वाला दुश्मन था ही नहीं उसका। अब दुश्मन था नहीं तो उसको उड़ने की क्या जरूरत है, जब बैठे बैठे खाना मिल रहा है तो, है ना। तो वो जो चीज है, कंगारू मार्सुपियल पाउच बन गया। तो ये सारी अडेप्टेशन हुई थी। स्नेक के हाथ पैर क्यों नहीं है, क्योंकि पक्षी खाने लग गए थे, वो बिल में रहने लग गया था। ठीक है, तो एक आदमी खाना एक आदमी खा रहा है, दो आदमी खाना दो खा रहे हैं। अब 4 आदमी खा रहे हैं 3 आदमियों का खाना, ऐसे ही 128 आदमी खा रहे हैं 8 आदमियों का खाना, 256 आदमी खा रहे हैं 16 आदमियों का खाना, 512 खा रहे हैं 17 आदमियों का खाना, 1024 खा रहे हैं 18 आदमियों का खाना। मतलब समझ में आपको कि खाना तो कम बढ़ता है पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इसलिए कंपटीशन हो रहा है, इसलिए चोरियां बढ़ रही हैं, डकैतियां बढ़ रही हैं ह्यूमन के अंदर भी। अब मान लीजिए 100 आदमी हैं किसी शहर में और हजारों एकड़ जमीन है, सारे संसाधन, चोरी थोड़ी ना करेगा वो। जब 1000 आदमी होंगे, 100 आदमियों की फैसिलिटीज हैं तो वो चोरी करेंगे। ठीक है ना। तो मेन रीजन होता है पॉपुलेशन का। एक जीव दूसरे को खाता है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ जाती है, अपना सर्वाइवल करना है उनको अपना। तो जब एक तरह से इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता ना, चाहे तो फ्लड आएगी, चाहे कोई महामारी फैलेगी, चाहे उल्का पिंड टकराएगा, तो अर्थ में डिस्ट्रक्शन हो जाता है, 80% पॉपुलेशन खत्म हो जाती है। उसका नाम होता है कैटास्ट्रोफिज्म। कैटास्ट्रोफ मतलब अर्थ डिस्ट्रक्शन। माल्थस ने दी थी ये थ्योरी, ठीक है ना। पर वो तो थी वो क्या बोलते हैं कैटास्ट्रोफिज्म थ्योरी वाली। और ये जो थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म मॉडर्न पैलियोंटोलॉजी की दी थी, ठीक है ना। ये है अर्थ डिस्ट्रक्शन की, अर्थ की डिस्ट्रक्शन होती रहती है, पॉपुलेशन जो बचेगी वो दोबारा रिवाइव कर जाएगी। नेक्स्ट आता है ओपरन हेल्डन थ्योरी। ये मॉडर्न थ्योरी है भाई, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में 5 से 7 लाइन में दे रखी है, पर समझ लेते हैं इसको, फिर आपको एनसीईआरटी पढ़ते हुए प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये एल्डिन का फोटो दिखा रखा है यहाँ पे। फिजियोकेमिस्ट प्रोसेस होता है, एटम्स का कंबाइन से मॉलिक्यूल बनते हैं, मॉलिक्यूल से सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा उससे, ठीक है ना। उससे प्री बाइंड स्टेज बनेगी, फिर प्रोकैरियोट्स बनेंगे, फिर यूकैरियोट्स बनेगा। तो केमिकल थ्योरी या नेचुरलिस्टिक थ्योरी बोलते हैं। इन्होंने जो ये थे क्या नाम, ओपरन, ये एक रशियन साइंटिस्ट थे। इन्होंने एक बुक भी पब्लिश की थी, दी ओरिजिन ऑफ लाइफ, और एल्डन के साथ मिलके इन्होंने ओपरन हेल्डन थ्योरी दी थी भाई। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, देखो ये रहा, जो हेल्डेजिन थे वो इंग्लैंड में थे और वो उड़ीसा में आ गए थे 1957 के अंदर, और वो यहीं पर रह गए। फिर यहीं से उन्होंने ये थ्योरी दी थी, ओपरन हेल्डन थ्योरी। अब देखिए ध्यान से, एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो ये बताए थे सबसे पहले एटम्स। ये देखो सोर्स ऑफ लाइट उस टाइम क्या था, क्योंकि लाइट कोई भी चीज एटम से मॉलिक्यूल बनेगा, कंपाउंड बनेगा, एनर्जी तो चाहिए ना। एक तो लाइटनिंग थी भाई, सनलाइट, एक सनलाइट एक लाइटनिंग, यानी बिजली कड़कती थी, और सूर्य, बहुत बड़े सोर्स ऑफ एनर्जी है ये। तीसरा अल्ट्रावायलेट लाइट, इंफ्रारेड, ठीक है ना, ये हीटिंग इफेक्ट देते थे। यानी सन हो गया, दूसरी होगी लाइटनिंग। फिर क्या हुआ, जो एटम थे ना, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उन्होंने मिलकर मॉलिक्यूल बना दिया, H2 गैस बना दिया, O2 बना दिया। फिर उससे बन गया CO2 गैस कंपाउंड बन गया, H2O पानी, CH4 मीथेन, NH3 अमोनिया। यानी आप क्या क्या देखो ध्यान से, NH3 इसमें भी हाइड्रोजन, CH4 मीथेन इसमें भी हाइड्रोजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, H2O पानी हो गया, H2, ठीक है ना, ये गैसेस बन गई। फिर सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गए, फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गए। अब देखो ग्लिसरॉल बन गया, फैटी एसिड बन गया, दोनों से मिलाकर फैट बन गया। यानी हम देखें बायोलॉजिकली भी अब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिला के क्या बनाते हैं, फैट। 3 फैटी एसिड और 1 ग्लिसरॉल मिला के एक फैट बनता है। एमिनो एसिड बहुत सारे जुड़ जाएं, 20 एमिनो एसिड आपस में जुड़ते जाएं, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन बन जाएगा। पिरिमिडीन, प्यूरिन, नाइट्रोजनियस बेस और पेंटोज शुगर मिला के क्या बन गया, डीएनए बन गया ना। क्या बन गया, डीएनए। तो इसी तरह मोनोसैकेराइड्स, जैसे ग्लूकोज गैलेक्टोज मिलकर बन गया डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड से क्या बन गया, पॉलीसैकेराइड्स, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज बन गया, ठीक है ना। तो सिंपल एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गए। सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हुई, सनलाइट और लाइटनिंग, यानी बिजली कड़क गई, ठीक है। इसी के फेवर में ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, ये एनसीईआरटी में है, 100% इंपॉर्टेंट है। जब एनसीईआरटी की बुक करवाऊंगा ना, मैं ये नहीं करवाऊंगा, अभी से ध्यान से सुन लो इसको,
ठीक है ना। इसको हम कहते हैं यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं इसको हमें? यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया, दो फ्लास्क ली। पहली फ्लास्क में बॉइल्ड वाटर यानी ये पानी को उबाल लिया, उबालते क्या बन गए? वेपर्स बन गए। वेपर्स देखो, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे पानी उड़ जाता है ऊपर, इवेपोरेशन बोलते हैं उसको। हम बॉइल्ड करें उसको मर्जी से तो वेपराइजेशन बोलेंगे। और पानी प्लांट के थ्रू लीफ के स्टोमेटा से उड़ जाए उसको ट्रांसपीरेशन कहते हैं। ट्रांसपीरेशन होता है लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर्स थ्रू एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। दूसरा बॉइलिंग करके पानी को उड़ा देना, वेपराइजेशन। और नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे पानी भी उड़ता रहता है, दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। और उमन का पसीना जैसे पंखे के नीचे खड़े होंगे तो पसीना जल्दी इवेपोरेट होगा, तो इवेपोरेशन कोज कूलिंग, 9th क्लास में पढ़ा था आपने, ठीक है ना। तो क्योंकि जो हमारी जो एनर्जी वो हीट लेती है, हमारी बॉडी से हीट लेके वो इवेपोरेट हो जाती है, वेपर्स, ठीक है ना। तो हमारी बॉडी से हीट निकली है ना तो हमें कूलिंग महसूस होगी, इसलिए इवेपोरेशन कोज कूलिंग। तो पहले फ्लास्क में पानी उबाल दिया तो वेपर्स पहुंच गई ऊपर। जैसे ऊपर वेपर्स पहुंची, इसने यहाँ पे क्या किया, 4 गैस ले ली। देखो क्या कौन कौन सी ली हैं? मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन। मीथेन और अमोनिया और हाइड्रोजन 2:1:2 में ली, यानी ये डबल ली है। अमोनिया कम ले ली और हाइड्रोजन भी डबल ले ली। इतनी हाइड्रोजन ली उतनी हमने मीथेन ले ली, और उसके आधी ले ली हमने अमोनिया। और वाटर वेपर्स तो आ ही गई। जब हमने यहाँ पे स्पार्किंग किया, इलेक्ट्रोड से हमने स्पार्किंग किया, दोनों को पॉजिटिव नेगेटिव को मिला दिया तो एनर्जी मिली। तो यहाँ पे फिर बहुत गर्म हो गया पानी। फिर यहाँ पे कंडेंसर लगा दिया हमने, यानी ठंडा वाटर डाला, वो गर्म होकर वापस आ गया, पाइप ठंडा हो गया। फिर यहाँ से सैंपल कलेक्शन किया। जब हमने यहाँ से सैंपल कलेक्शन किया ना, ठीक है ना, 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बन गया था यहाँ पे। 800 डिग्री सेल्सियस पे ये जो गैस ली है ना, ये नीट में आती है। कौन कौन सी गैस ली थी? सबसे पहले ली थी CH4 मीथेन, फिर ली उसने अमोनिया, मतलब उसी में मिला के, और साथ में क्या ले ली? हाइड्रोजन और वाटर्स। तो ये तो 3 गैसें ली, ये 2:1:2 में ली, ठीक है। और जब हमने कुछ समय बाद इसमें देखा ना निकाल के, इसमें एलेनिन, एस्पेरेटिक एसिड, ग्लाइसिन, ये एमिनो एसिड मिले। ये क्या मिले? एमिनो एसिड, यानी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड मिले हमारे को। यानी जो ओपरन हेल्डन ने जो थ्योरी दी थी, ये बिल्कुल सही थी जो ये थ्योरी दी गई थी, ठीक है ना। इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट। इसने 2 फ्लास्क लिए, पहले फ्लास्क में पानी को उबाला, जब वो वेपर्स ऊपर गई तो इसमें 3 गैस और मिला दी उसने, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन। कौन कौन सी? मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन। मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन 2:1:2 में, और पानी तो ही का 4 मिला दो, 4 दिखा दो। जब 800 डिग्री टेम्परेचर किया तो 2-3 वीक के बाद जब हमने यहाँ से सैंपल कलेक्शन किया तो ये हमारे को एस्पेरेटिक एसिड, एलेनिन, ग्लाइसिन और बाकी जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड थे वो सैंपल में मिले। इसका मतलब जो ओपरन हेल्डन ने थ्योरी दी थी वो बिल्कुल सही थी, समझे। तो ये देखो दिखा दिया, बारिश हुई, ये लाइटनिंग है, ये रेडिएशंस है। इनकी वजह से एटम, मॉलिक्यूल, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से प्रीबायोंट बन गई, यानी उसी से फिर क्या हुआ भाई? लाइफ स्टार्ट होगी। अब इसमें बताया भाई सेल्स बनने से पहले एक स्ट्रक्चर बना था प्रोबायोंट, यानी प्रो का मतलब पहले, बायोंट का मतलब लिविंग सेल से पहले। लिविंग सेल से पहले 2 चीज मानी जाती हैं, एक तो होती है कोशर्वेट्स और दूसरी होती है माइक्रोस्फीयर। वैसे माइक्रोस्फीयर को ज़्यादा साइंटिस्ट मानते हैं कि सेल से पहले का स्ट्रक्चर ये था, पर सबसे पहले हम बताते हैं कोशर्वेट्स का। ये कोशर्वेट्स क्या होते हैं भाई? ये ओपर ने तो बताया था कोशर्वेट्स, और फोक्स ने बताया था माइक्रोस्फीयर, जो ये 8 शेप का दिखा रखा है। तो इसमें देखो ध्यान से, दोनों में डिफरेंस क्या है। ओपरन कॉन्सर्वेट्स बोलते हैं, प्रोटोसेल स्ट्रक्चर मानते हैं, इसमें इंजाइम होते हैं केमिकल रिएक्शन के लिए। ये का कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड मिला दिया हमने पानी के अंदर और मिक्स कर दिए, तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल बन गए कॉमन स्ट्रक्चर के अंदर। एक फिल्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड है। जैसे पानी के ड्रॉप डाल दो, उसके ऊपर छोटे छोटे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल भी हमने मिला दिए, तो इसके ऊपर जैसे
मान लीजिए ऑयल डाल दो आप पानी के ऊपर, छोटे ऑयल के स्पॉट्स बन जाते हैं ना, तिरमिरे जिसको बोलते हैं, तो ये ऐसे प्रेजेंट होते हैं। इसको ओपरन ने कहा भाई ये ना है तो नॉन लिविंग, पर ये लिविंग से पहले कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना होगा, नॉन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, सिंगल लेयर दिखा रखी है इन्होंने। इट हैज एबिलिटी टू इंक्रीज इन साइज, का साइज बढ़ सकता है, जैसे पानी का ड्रॉप डाल दो, दूसरी डाल दो, बड़ी ड्रॉप बन जाती है ना, ठीक है ना। और कलेक्शन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स सराउंडेड बाय वाटर मोलिक्यूल्स, ये इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया। पर इसके अंदर ये नहीं मानते ज़्यादातर साइंटिस्ट, ठीक है ना, इसलिए कोइसर्वेट्स हैव बीन सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी में बना सकते हैं इसको हम, बट दे हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द साइज, यानी अपना साइज बढ़ा सकते हैं, बट दे कैन नॉट डिवाइड, दे लेक ए डेफिनेट मेम्ब्रेन, नो वन क्लेम कोइसर्वेट्स आर अलाइव, कोई ये क्लेम नहीं करता कि ये जिंदा है, अलाइव नहीं है ये, बट दे डू एग्जिबिट सम लाइफ लाइक करेक्टर। कैसे? दे हैव ए सिंपल बट परसिस्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया इसके अंदर। दे कैन रिमेन्स इन सोल्यूशन फॉर एक्सटेंडेड पीरियड, लंबे समय तक सोल्यूशन में रह सकते हैं। फिर आ जाता है माइक्रोस्फीयर। भाई माइक्रोस्फीयर में क्या होता है, ये डबल लेयर मेम्ब्रेन बन गई, डबल लेयर बन गई, और ये डिवाइड भी कर सकती है, प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर बन गया, इसको प्रोटीनोइड्स बोलेंगे, प्रोटीनोइड्स बोलेंगे इसको हमें, प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें वो एमिनो एसिड बनते हैं जो एमिनो एसिड ब्रांच चेन बनाते हैं, और उससे ये स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, ठीक है ना। फोक्स माइक्रोस्फीयर बोलते हैं, और ये 180 डिग्री सेल्सियस पे बन जाता है, और ये डिवाइड भी करने लग जाता है। इसके अंदर आरएनए, प्रोटीन और पॉलीसैकेराइड सभी होते हैं। माइक्रोस्फीयर कैन बी फॉर्म्ड बाय प्रोटीनोइड्स आर प्लेस्ड इन बॉइलिंग वाटर एंड स्लोली अलाउड टू कूल, बाद में धीरे धीरे इसको कूल कर दो भाई, ठीक है ना। तो सही मायने में, और ये एटीपी भी यूज होता है, इसमें कुछ एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं, मूवमेंट भी कर सकता है ये, तो इसलिए कहते हैं सेल से पहले का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, क्योंकि इसके अंदर डिवाइड करने की एबिलिटी आ गई थी, 1 से 2 बनने की एबिलिटी आ गई थी, उसमें तो साइज बढ़ गया था कोइसर्वेट्स में, तो ये डिवाइड भी कर जाता है, बट बनाने लग गया था ये, ठीक है ना। द फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव ओरिजिनेट 3 बिलियन ईयर्स बैक, दे वुड हैव बीन जेंट मोलिक्यूल, आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो इसको मानते हैं ज़्यादातर साइंटिस्ट कि इससे लाइफ बनी है। फिर प्रोकैरियोटिक बना, फिर क्या बना भाई, प्रोकैरियोटिक, यानी वो सेल जैसे मोनेरा किंगडम में थे, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जेनेटिक मटेरियल डायरेक्ट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, और फिर इसमें से ही प्रोकैरियोटिक में से जैसे माइटोकॉन्ड्रिया बन गया, क्लोरोप्लास्ट बन गया, इन्होंने नई सिम्बायोटिकली एसोसिएशन होकर दूसरी सेल के साथ यूकैरियोटिक सेल बना दी। क्या बना दिया भाई, यूकैरियोटिक सेल। इसलिए कहते हैं ना माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर किससे मिलता है, बैक्टीरिया से मिलता है, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर किससे मिलता है, बैक्टीरिया से मिलता है, दोनों के अंदर प्लाज्मिड होता है, एक्स्ट्रा डीएनए की रिंग, 70s टाइप राइबोसोम होते हैं, स्ट्रक्चर भी साइज भी लगभग सेम जैसा ही होता है, ठीक है। तो ये मानते हैं कि उसके बाद सिम्बायोसिस की वजह से पॉसिबल हो पाया ये। अब ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स है बेटा, 15 बिलियन ईयर्स अगो पहले मानते हैं, आपके एनसीईआरटी 20 मानती है, ये थोड़ा डिफरेंस इस बुक के अंदर होता है, चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको एनसीईआरटी की माननी है। सोलर सिस्टम बना था 4.5 से 5 बिलियन ईयर्स अगो पहले, और ओरिजिन ऑफ अर्थ लगभग 4.5 बिलियन साल पहले हुआ था। ओरिजिन ऑफ अर्ली प्रोकैरियोटिक्स 3.5, ओरिजिन ऑफ ऑक्सीजन रिलीजिंग प्रोकैरियोटिक्स साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिन्होंने ऑक्सीजन ऐड करनी शुरू करी थी अर्थ के ऊपर 2.5 बिलियन ईयर्स एगो। ओरिजिन ऑफ यूकैरियोट्स यानी वेल डिफाइंड जिनमें न्यूक्लियस था, ठीक है ना, प्रोटिस्टा जिसको कहते हैं हम, 1.5 बिलियन। सिंपल एंड लैंड प्लांट, ठीक है ना, यानी 459 मिलियंस, ये बिलियन नहीं, अभी मिलियन में आ जाएगा सारा। ओरिजिन ऑफ मैमल्स 220 मिलियन ईयर्स एगो पहले। ये जो पूरी छमरी बना दी उन्होंने भाई, कैसे थ्योरी देखो ध्यान से, फ्री एटम थे, फ्री एटम से ये क्या बन गए, सिंपल मॉलिक्यूल, फिर सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, फिर कोइसर्वेट्स और माइक्रोस्फीयर बन गए, फिर जीन, अर्ली सेल, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, इससे लाइफ एग्जिस्ट होगी भाई, ठीक है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अब जो हम करवाएंगे आपको इवोल्यूशन, ठीक है ना, डिफरेंट थ्योरीज मैंने बता दी हैं आपको।